गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था और इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म भी शुरू कर दिया है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर लिया था कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रेज या टू ट्रांसमिटेड रेज, जो पाथ डिफरेंस होगा, जो सक्सेसिव टू रेज है, बिल्कुल पास पास की दो सक्सेसिव रेज है, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा। एंड दैट पार्ट डिफरेंस जो डिस्कशन के एंड में निकल कर आया, वो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा 2nd cos थीटा प्राइम के बराबर। अब यही फार्मूला अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है कि लिखा हो कि 2 म्यू डी cos r, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थीटा प्राइम जान ही रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आप स्नेल्स लॉ पढ़ते समय साइन आई और साइन आर पढ़ते रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे cos r भी लिख सकते हैं। n की जगह पर लोअर क्लासेस में म्यू इस्तेमाल होता रहा है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और d तो आप जानते हैं कि ये थिकनेस है इस एयर फिल्म की, तो d की जगह कहीं t मिल जाए, x मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप जो इक्वेशन है उसके मतलब को समझिए, इसके एक टर्म के मतलब को समझिए। अगर इक्वेशन में कहीं कोई चेंज भी आता है तो आपको समझिए। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 2nd cos थीटा प्राइम, जहां n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म, d इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म एंड थीटा प्राइम इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, सो अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म है। यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि शुरू से अंत तक उसकी मोटाई एक बराबर है। आगे चलकर हम नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस के थिन फिल्मों के लिए भी डिस्कशन करेंगे और क्या चेंजेस आता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी डेल्टा हमने 2nd cos थीटा प्राइम जैसे भी डिस्कस किया और यूनिफॉर्म थिकनेस के फिल्म के लिए, इसको हम कोसाइन लॉ भी कहते हैं। इसके डिफरेंट केसेस के बारे में बात कर लें तो जो केसेस हैं उनको दो हिस्सों में, दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर लें। पहला जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर गई। अभी आपने देखा होगा कि ये जो लाइट्स हैं जिसको कि ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया गया है, जैसे बीजी है, जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, उसमें इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन रहेगी। और जो ट्रांसमिटेड सिस्टम है जैसे कि डी आई या ई एच, इसमें कैसा रहेगा, ये अब हम बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड सिस्टम। एक बात को बता कर ही आगे मैं बढ़ रहा हूँ। जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रीजन में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं अभी व्हाट का आंसर तो दे रहा हूँ, वाई का आंसर नहीं दे रहा हूँ। वाई का आंसर मैं थोड़ी देर रुक के आपको दूंगा जब मैं आपको फेवरेट इंटरफेरोमीटर पढ़ाऊंगा। उसके पहले एक स्टोक्स रिलेशन पढ़ाऊंगा और इसका जो आंसर है, मतलब इसका जो वाई के कारण क्या ऐसा है, वो उसका आंसर आपको वहीं पे मिलेगा। फिलहाल आप व्हाट यानी कि क्या होता है वो आप डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन में एक बड़ा ही पिक्यूलर, एक यूनिक सा केस होता है कि अगर कोई रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए और रिफ्लेक्शन हो, तो उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस। और ये तभी होता है जबकि रिफ्लेक्शन रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता हुआ कोई रे हो। ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना होता है? तो जवाब है λ/2। अगर इसको फेज के टर्म से बोलना चाहें कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस हो जाता है पाई। तो ये जो टर्म मैंने अभी बोले ये ध्यान रखिएगा, और कब इसको अप्लाई करना वो भी ध्यान रखिएगा। रेयरर से डेंसर के मामले में इसको अप्लाई करना है। फेज डिफरेंस इज पाई, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस इज पाई एंड एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इज λ/2। ये इंट्रोड्यूस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एट ए बाउंड्री बिटवीन रेयरर टू डेंसर। तो अगर बीम डेंसर से रेयर के बीच में, डेंसर से जाए और रेयर पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तब क्या होगा? तब ऐसा कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता। इसका क्या मतलब है? तो उस फिगर पे वापस आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बीम है ए बी, जो रेयर मीडियम से चलते हुए डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम किसे कह रहे हैं? ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है ना, यानी कि थिन फिल्म। तो रेयर मीडियम से चलते हुए डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और पॉइंट बी पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो पॉइंट बी पे चूंकि उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेयर से डेंसर की ये बाउंड्री है, इस वजह से ये जो बीजी रे जा रही है, इस पर
एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या अगर फेज डिफरेंस के टर्म में बोलना चाहें तो कहेंगे कि पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक और बीम देखिए आप, बीडी जो है वो डीएफ की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है और डीआई की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, यानी रिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी हो रहा है। तो इस तरह बीडी को गौर कीजिए, बीडी किधर से किधर चलती आ रही है, बीडी अभी डेंसर मीडियम में है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और किधर जा रही है, रेयर मीडियम यानी कि एयर में जा रही है जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है, जो कि लोएस्ट है। तो बीडी से डीएफ की तरफ जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही डीएफ के लिए कह सकते हैं कि जो डीएफ बीम जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर एफ ई की तरफ चली गई तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस किसके केस में होगा, जैसे ये जो ए बी जा रही है और बीजी की तरफ से रिफ्लेक्ट हो गई, बीडी की तरफ भी जा रही है पर बीजी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, सो ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी पर रिफ्लेक्ट हुई इसका एक पोर्शन बीजी की तरफ, यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आगे के डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका कारण क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब नेट पार्ट डिफरेंस रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्या हो जाएगा। देयर आर टू रेस, आपको भी दिखाया था फिगर, एक तो बीजी था और एक डीएफ था। डीएफ में तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस रिड्यूस हुआ नहीं, बीजी में हुआ, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस को भी आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा टोटल पार्ट डिफरेंस में। पहले से ही पार्ट डिफरेंस कितना था, 2nd cos थीटा प्राइम, और ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। अब ना द क्वेश्चन इज कि इसको प्लस कर दें कि माइनस, मैंने जोड़ दें कि घटा दें, दैट हार्डली मैटर। देखिए आप जानते हैं कि अगर जहां पर आप अभी हैं पेज के किस वैल्यू पर आप हैं, अगर उसमें आप लैम्डा बाई 2 जोड़ भी दें या घटा भी दें तो दोनों ही स्थिति में सेम फेज रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मोशन है, वेव का मोशन है, इस समय मान लीजिए ट्रफ पे है, ठीक है, तो उसमें अगर लैम्डा बाई 2 जोड़ दें तो क्या होगा, वो क्रेस्ट पे पहुंच जाएगा, और लैम्डा बाई 2 घटा दें तो भी वो क्रेस्ट पे पहुंच जाएगा। ट्रफ पे है तो लैम्डा बाई 2 जोड़ने पे भी क्रेस्ट पे और लैम्डा बाई 2 घटाने पे भी क्रेस्ट पे, तो फेज का चेंज तो एक ही समान हुआ। तो ये आपकी चॉइस है कि आप प्लस भी कर सकते हैं लैम्डा बाई 2 या माइनस भी कर सकते हैं लैम्डा बाई 2। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने मैथमेटिक्स की ईज के लिए ना, हमारा जो कैलकुलेशन है उसकी ईज के लिए हम फिलहाल यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कर आप दोनों ही सकते थे, ठीक है। सो माइनस लैम्डा बाई 2 कहे जरूर अभी हम एक्स्ट्रा रहे, तो एक्स्ट्रा का मतलब प्लस, दिमाग में आता है ना कि एक्स्ट्रा है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। आप याद कीजिए कि पीछे हमने वेव की फिगर आपको दिखाई थी, जस्ट मोमेंट, मैं उस फिगर पे एक बार जाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक मिनट, बहुत शुरू में एक फिगर आपको दिखाई थी, ये आपको याद है। इस फिगर में मान लीजिए कि आप इस जगह पर है ना, और लैम्डा बाई 2 इसमें हम जोड़ दें तो हम ग्रीन वाले पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वेव का फेज क्या है, और यहाँ लैम्डा बाई 2 घटा दे तो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो चाहे यहाँ पर आए चाहे यहाँ पर आए, फेज तो सेम ही है, इन दोनों जगह का फेज सेम है, तो लैम्डा बाई 2 जोड़ना या घटाना एक ही बात है। तो जब हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है तो उसमें आप जोड़ भी सकते हैं और आप लैम्डा बाई 2 घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस अपने डिस्कशन पर आते हैं, जहाँ पे इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे माइनस लैम्डा बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में इस ये जो इक्वेशन आखिरी में लिखा हुआ है, ये डेल्टा इक्वल टू 2nd cos थीटा प्राइम माइनस लैम्डा बाई 2, ये एक अलग से एक चीज आ गई, इसको दिमाग में जरा बनाए रखिएगा। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस बहुत कम है, तो बहुत कम का क्या मतलब हुआ, कितना कम, तो ये कहा जाएगा कि जो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसकी वेवलेंथ है उससे भी कम है, उससे भी कम, लेस देन लैम्डा, क्वाइट लेस देन लैम्डा। अगर उससे भी कम अगर थिकनेस है, डी इज क्वाइट लेस देन लैम्डा, तो ये जो टर्म है 2nd cos थीटा प्राइम, आपने अभी देखा था कि क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म है, एक टर्म है 2nd cos थीटा प्राइम और दूसरा टर्म है लैम्डा बाई 2। सो अगर डी बहुत छोटा है लैम्डा के कंपेरिजन में, सो पहला टर्म क्या होगा, ये 2nd cos थीटा प्राइम, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा केवल लैम्डा बाई 2, सेकंड टर्म बचेगा।
और लैम्डा बाई 2 किसकी कंडीशन है? लैम्डा बाई 2 कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। याद होगा आपको, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, कई बार मैंने इस सबको बोला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में, यानी कि अगर थिन फिल्म की थिकनेस लैम्डा से काफी कम हो और लाइट बीम आप डाल रहे हो और उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा वो आपको कंप्लीटली डार्क दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, वो आपको कंप्लीटली डार्क दिखाई देगा। ये किस केस में बात हो रही है? ये बात हो रही है इफ डी इज क्वाइट लेस देन लैम्डा। ठीक है, यानी कोई फ्रिंज व्रिंज कुछ नहीं, कोई डार्क बैंड या ब्राइट बैंड ऐसे कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? टोटल डार्क, डार्कनेस नजर आएगी आपको। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि जो थिकनेस है वो लैम्डा के ऑर्डर की है। लैम्डा की ऑर्डर की है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप पहला टर्म क्या नहीं, 2nd cos थीटा प्राइम, इसको अब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ब्राइट के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्राइट के लिए कंडीशन हो जाएगी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना है? 2nd cos थीटा प्राइम माइनस लैम्डा बाई 2, जो LHS में लिखा हुआ है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी, तो कहेंगे m लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी। हमने इसको रखा और सेकंड लाइन में इसको रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज कर दिया तो क्या हो गया? 2nd cos थीटा प्राइम इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। देख रहे हैं आप, m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, अब ये जो अब मैं स्टेटमेंट दे जा रहा हूं, उसको बहुत नोट कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको एक्सपेरिमेंट में भी, B2 बैच के तो मैंने करा भी दिया है न्यूटन रिंग, उनको मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंट में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली इस नॉलेज की, और थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म के केस में, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा, यानी 2nd cos थीटा प्राइम इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। आप याद कीजिए, ओरिजिनली जब हमने इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था तो m प्लस हाफ लैम्डा किसकी कंडीशन बताई थी? डिस्ट्रक्टिव की बताई थी। लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड, जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि द बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से कंडीशंस इंटरचेंज हो जाती है, यानी जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो कंस्ट्रक्टिव की हो जाती है, जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंडीशन तो ये डिस्ट्रक्टिव की दिख रही है, देखने में तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देखकर कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन होगी, लेकिन ये नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इसलिए अगर हम रिफ्लेक्टेड पोर्शन देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा? हमें ब्राइट लगेगा। देखिए क्या चेंज किया आपने, सिर्फ थिकनेस बढ़ाई है। पहले डी लैम्डा से काफी कम था, अब क्या है? डी लैम्डा के ऑर्डर का हो गया है, और जो हम अभी तक कह रहे थे कि डार्क दिखेगा, कैसा दिख रहा है? वो ब्राइट दिख रहा है, अगर पार्ट डिफरेंस की इस कंडीशन को फुलफिल करता हो तो। पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा हो, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। ठीक, अब जरा थर्ड केस डिस्कस करते हैं कि थिकनेस जो है वो फिल्म की वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। ठीक है, और हम जो है हमें अपीयर हो रहा है डार्क, डार्क अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हमने डार्क की कंडीशन रख दी, m प्लस हाफ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस यानी 2nd cos थीटा प्राइम माइनस लैम्डा बाई 2, पूरा ही पार्ट डिफरेंस हो गया, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक, इसको रीअरेंज किया तो ये क्या हो गया? m प्लस 1 लैम्डा। m प्लस 1 क्या है? m आप जानते हैं कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो m प्लस 1 भी तो इंटीजर ही होगा। अगर m इंटीजर है तो m प्लस 1 भी इंटीजर है, तो अगर दोनों इंटीजर ही है तो मैं m प्लस 1 लिखने की बजाय m लैम्डा लिख दूं, तो वहां संख्या तो पता चलेगी नहीं। कई सारी रेज आ रही हैं तो कोई हमें अलग अलग रेज नजर तो आएंगी नहीं कि कौन सी वाली 7वीं है, कौन सी वाली 8वीं, ये तो कह नहीं सकते, हमारी तो नंबर है। सो बजाय कि 2nd cos थीटा प्राइम इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा लिखने के, हम क्या इसको लिखेंगे? 2nd cos थीटा प्राइम इक्वल टू m लैम्डा। m प्लस 1 की जगह रिप्लेस कर दिया m, क्यों? क्योंकि बोथ आर जस्ट इंटीजर, इसलिए m प्लस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं m से। अब ये किसकी कंडीशन हो गई? हमें तो डार्क नजर आ रहा है, तो किसकी कंडीशन हो गई? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो गई।
और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए डिस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या होगी, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और ओरिजिनल कंडीशन में m लैम्डा किसकी कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव की। तो जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि कंडीशंस आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो इंटरचेंज हो गई, जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी वो डिस्ट्रक्टिव की हो गई, जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव की हो गई। कब, जब थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तब हो। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला केस, वो है ट्रांसमिटेड सिस्टम का। रिफ्लेक्टेड सिस्टम का तो कर दिया, ट्रांसमिटेड सिस्टम में मैं उस फिगर को एक बार फिर से दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए कि किसकी बात हो रही है। ये इस फिगर की बात हो रही है, जो रेड लाइन नीचे दिख रही है, ये ट्रांसमिटेड सिस्टम DI और EH। तो DI और EH के बीच का भी अगर पाथ डिफरेंस निकाला जाए कि DI और EH के बीच में, तो जितनी देर में DI तक पहुंचा उतनी देर में ये जो EH वाली बीम इसने एक्स्ट्रा कितना पाथ ट्रेवल किया, D to F, F to E, D to F, F to E। परंतु ऑप्टिकल पाथ कितना ट्रेवल किया, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू इन ब्रैकेट DF प्लस FE। ये पाथ हो गया किसका, एक्स्ट्रा पाथ EH का। और उतनी देर में ये जो फर्स्ट बीम है उसने कितना पाथ ट्रेवल कर लिया, DI, तो DI से घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा पाथ डिफरेंस। डिफरेंस कैसे पता चलता है, जब दो पाथ को सेपरेट करते हैं। तो जो EH वाला है उसने DF प्लस FE एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, n इंटू DF प्लस FE। और पहली वाली रे, पहली ट्रांसमिटेड रे ने उतनी देर में कितना चला, DI चला, किसमें चला, एयर में। इसका ऑप्टिकल पाथ भी DI और पाथ भी DI, 1 इंटू DI तो रहेगा। सो इस इंफॉर्मेशन का अगर हम इस्तेमाल करें ट्रांसमिटेड में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पाथ डिफरेंस कर टू n DF प्लस FE माइनस DI। ठीक है, और इसको अगर हम डिराइव करें विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आप समझदारी कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे नोट्स में देख सकते हैं, वहाँ डेरिवेशन गिवन है। अदरवाइज जिन बुक्स को सबको सजेस्ट किया गया या जो भी किताब आपके पास हो उनकी मदद से भी आपका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको आपको डिराइव करना होगा। सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू 2ND cos थीटा प्राइम, तो वही आ गया। यानी कि ट्रांसमिटेड में भी तो ओरिजिनल कंडीशन आ गई। तो रिफ्लेक्टेड से अंतर क्या है, अंतर है रिफ्लेक्टेड में आपको याद होगा एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हमने लिखा था माइनस लैम्डा बाई 2, है ना। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो दोनों बीम है, जो दोनों बीम दिखाई गई आपको, वो दोनों बीम जो है जिस पॉइंट पे उनके एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, वो पॉइंट कैसा है, डेंसर से रेयर आता हुआ बीम है। जो बीम आ रही है उसका एक हिस्सा ट्रांसमिट हो रहा है, एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो जो बीम है, ओरिजिनल बीम जिससे दो हिस्सों में बढ़ता है, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, वो ओरिजिनल बीम कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है। और बाहर जब निकल रही है तो किसमें निकल रही है, रेयरर में निकल रही है। तो डेंसर से रेयरर में जब आती है, तो मैंने पहले आपको बताया, तब कोई फेज चेंज या पाथ चेंज या पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं होता, और एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस का कोई टर्म इसके अंदर देखिए नहीं आया। यहाँ अभी भी डेल्टा इक्वल टू 2ND cos थीटा प्राइम है, जबकि यही हमने जब रिफ्लेक्टेड लिखा था तो यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई 2 लिख दिया था। तो ये एक अंतर है। ठीक है, तो चूंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं आया तो क्या होगा, पहले से गेस करिए। तो इंटरफेरेंस की ओरिजिनल कंडीशन मेंटेन रहेगी, ओरिजिनल कंडीशन इंटरचेंज नहीं होगी, जो आपको ओरिजिनल कंडीशन बताएगी वही बनी रहेगी। एक बार इसको विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं। केस 1, if the thickness of the beam is quite less than wavelength, यानी d is quite less than lambda, तो इसमें दो तो टर्म ही नहीं है, इसमें तो एक ही टर्म है 2ND cos थीटा प्राइम। उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया। और जीरो मान लिया तो आप जानते हैं जीरो किसकी कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। तो हमें ट्रांसमिटेड बीम कैसी नजर आएगी, किस केस में, थिकनेस बहुत कम है, लैम्डा से बहुत कम है, तो हमें ट्रांसमिटेड रेज कैसी नजर आएंगी, ब्राइट नजर आएगी। ठीक है, और केस 2 में, अब केस 2 और 3 में हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो डी है वो लैम्डा के ऑर्डर की है। केस 2 के लिए भी कहते हैं, केस 3 के लिए भी कहते हैं। तो जो टर्म है, फर्स्ट सेकंड टर्म तो बोलने का मतलब नहीं, एक ही टर्म है 2ND cos थीटा प्राइम। वो जब m लैम्डा होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होगी। और आप जानते हैं यही ओरिजिनल कंडीशन भी है कि पार्ट डिफरेंस कर टू m लैम्डा कंस्ट्रक्टिव की। तो यहाँ इंटरचेंज नहीं हुआ और हमें ट्रांसमिटेड बीम कैसी नजर आएगी, ब्राइट नजर आएगी। ऐसा ही केस 3 देख लेते हैं कि 2ND cos थीटा प्राइम इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा।
तो हमें डार्क नजर आया, और ये किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव की, और ये इंटरफेरेंस की ओरिजिनल कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में इंटरफेरेंस की ओरिजिनल कंडीशंस जो होती हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो इंटरचेंज होती है, बट ट्रांसमिटेड में इंटरचेंज नहीं होती। ठीक, अब जरा इन दोनों को, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड को, एक साथ विजिट करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं बता चुका हूं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है लास्ट लाइन के अलावा। The condition for maxima and minima in the reflected light are just the reverse of those in the transmitted light. आपने गौर किया होगा, m लैम्डा अगर ट्रांसमिटेड में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है तो रिफ्लेक्टेड में डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। m प्लस हाफ लैम्डा ट्रांसमिटेड में डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है और रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। इसी को ये कह रहा है कि ये जो है जस्ट द रिवर्स ऑफ दोज इन द ट्रांसमिटेड लाइट। हेंस होगा क्या कि रिफ्लेक्टेड लाइट में उसी एंगल के लिए अगर लाइट ब्राइट नजर आ रही है, रिफ्लेक्टेड में अगर आपको ऊपर से देखने पर ब्राइट नजर आ रही है, तो नीचे से देखने में क्या दिखेगा? आपको डार्क दिखेगा। और अगर ऊपर डार्क नजर आ रहा है तो नीचे देखने में क्या नजर आएगा? ब्राइट नजर आएगा। यानी एक का दूसरा ठीक उल्टा चलेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फाइनल लाइन क्या कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सिस्टम्स हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पूरक, हिंदी में बोलते हैं ना, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वहां डार्कनेस है तो यहाँ ब्राइटनेस है। जैसे होता है ना, हम ग्लोब के लिए कहते हैं कि अगर इधर के हिस्से में रात है तो उधर के हिस्से में दिन होगा, है ना। वैसे ही कुछ ऐसा यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है, बेटा मैं आपको टाइम दूंगा, आप उस समय चैट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं, या चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं, और या माइक ऑन करके, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ उसके बाद। ओके, सो एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट में, और सबसे बॉटम लाइन क्या है, द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये जो स्लाइड है, इसमें जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल मनन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल आगे आपको वेज शेप फिल्म, न्यूटन्स रिंग, माइकल्सन इंटरफेरोमीटर, फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर में बार बार इसी स्लाइड का आपको हवाला देंगे। ये देखिए वहाँ यहाँ कंडीशन ये लिखी हुई है और ये हम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये स्लाइड बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अभी भी थिन फिल्म की ही बात कर रहे हैं, और चलिए मोटा मोटा ये भी मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म है। लेकिन क्या हो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर हम व्हाइट लाइट इस्तेमाल करें? ठीक है, सो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं जो आपने जरूर देखे होंगे। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो एग्जांपल आप देखें। एक है सोप बबल का एग्जांपल। सोप बबल आप जानते हैं कि उसकी जो थिकनेस होती है, इसके वॉल की जो थिकनेस होती है बहुत कम, तो थिन फिल्म की कैटेगरी में आ गया। और थिकनेस यूनिफॉर्म होती है, मोटाई थ्रू आउट द स्फीयर एक जैसी ही होती है, ठीक है। और अगर आप रोशनी में है तो उस पर लाइट सोप बबल में भी पड़ रही होगी, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सोप बबल डिफरेंट कलर शो करता है, कई सारे डिफरेंट कलर, और बड़ा एक ब्यूटीफुल सा सिस्टम कलर्स का नजर आता है। ऐसा एक और एग्जांपल ले लीजिए कि कहीं अगर मान लीजिए कहीं पर पानी फैला हुआ हो और उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑयल का कोई गिर जाए। कई बार आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए बारिश के दिनों में कि पानी कहीं लग गया, वहीं किसी ऑटोमोबाइल से पेट्रोल के बूंद गिर गई कहीं पर, या डीजल के बूंद गिर गई, तो वो जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर एक लेयर सा बना देता है, एक थिन लेयर बना देता है। उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑयल फिल्म, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। और अगर आप उसको पास जाकर देखें तो उसमें भी एक कलर्ड, बड़ा ही मतलब रैंडम स्ट्रक्चर सा एक बनता है, लेकिन कलर्ड बनता है और देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तो जहां इंटरफेरेंस आप कहते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, तो तुरंत क्वेश्चन आता है कि इंटरफेरेंस तो कम से कम देयर शुड बी एटलीस्ट टू वेव्स, दो तो वेव्स होनी चाहिए ना, दो वेव्स कहाँ है? तो हम क्या, हमारा क्या जवाब होता है? जवाब होता है कि जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसके अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और दोनों से जो रिफ्लेक्ट होकर हमें भी मिल रही है वो, चूंकि एक ही ओरिजिनल सोर्स से ओरिजिनेट हुई है, उसी के दो हिस्से हैं, उनके बीच में कांस्टेंट पाथ डिफरेंस है,
इस वजह से इंटरफेरेंस होगा। तो नाउ क्वेश्चन अगेन, तो फिर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्यों नहीं मिल रही है, ये कलर्ड पैटर्न क्यों मिल रहा है? जवाब क्या है, इस बार हम व्हाइट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। हम खुले आसमान के में उस फिल्म को देख रहे हैं और सूरज की रोशनी पड़ रही है या किसी बल्ब की रोशनी पड़ रही है, ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही है, वो व्हाइट लाइट सोर्स है। तो व्हाइट लाइट सोर्स के अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि किसी जगह पर, आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस की कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं, जरा याद करिए, जिनसे कि इंटरफेरेंस की कंडीशन बदलती है। फॉर्मूला क्या है, 2n d cos थीटा प्राइम, ठीक। इसमें 2 तो आपका कांस्टेंट ही, उसको तो छोड़ दीजिए। वेरिएबल क्या हो सकता है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी फिल्म है। तो सोप बबल के लिए n अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, ऑयल में पेट्रोल होगा तो अलग होगा, डीजल होगा तो अलग होगा, कोई और ऑयल होगा तो कुछ और हो जाएगा n। तो चलिए मान लीजिए ऑयल फिल्म है तो n नहीं बदल रहा है 1 मिनट के लिए, या सोप बबल है उसका n फिलहाल उस सोप बबल के लिए तो एक ही होगा। दूसरा डी क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑयल को गिराया तो उस जगह पे तो ऑयल की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऑयल फैलता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, तो ऑयल फिल्म की थिकनेस कम भी हो सकती है, ठीक है, स्टेबल होने के पहले। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं नहीं, थिकनेस भी चाहिए मोर और लेस एक ही जैसी है। अब तीसरा थीटा प्राइम, हाँ ये चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि थीटा प्राइम किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। ये आपको स्नेल्स लॉ याद होगा ना, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर, एन कांस्टेंट भी हो तो ये जो साइन आर है, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है और आई पे डिपेंड कर रहा है। एन कांस्टेंट भी होगा तो आई पे डिपेंड करेगा। तो एक सोप बबल का सरफेस आप कल्पना करिए, ठीक है, तो उसके अलग अलग हिस्सों पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, क्या सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी, कोई स्ट्रेट प्लेन थोड़ी है, उस पर तो अलग अलग हिस्सों पर जो लाइट पड़ रही होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। तो होगा ये कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, क्योंकि आप तो अपने आई से ही देख रहे हैं, पहुंचेगी, सो कोई एक सो बबल का कोई एक हिस्सा हो सकता है कि रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाए, कोई दूसरा हिस्सा हो सकता है ग्रीन के लिए कंस्ट्रक्टिव हो जाए, डिस्ट्रक्टिव की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो डार्क हो जाएगा, है ना। कोई हिस्सा ऑरेंज के लिए हो जाए, कोई येलो के लिए हो जाए, कोई वायलेट के लिए हो जाए, कोई ब्लू के लिए हो जाए, तो क्या होगा, हमें सो बबल का अलग अलग हिस्सा अलग अलग कलर का नजर आएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग पार्ट पे पड़ने वाला इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल डिफरेंट होगा, सो रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग होगा, और कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will change sometime at some portion that suits to the one color, at some other place it will suit to some other color, है ना। एक जगह पे हो सकता है रेड को सूट कर जाए, वो हिस्सा आपको रेड को दिखेगा, एक हिस्सा हो सकता है कि आपको ग्रीन। लेकिन चलिए ये भी मान लिया, लेकिन अगर आप सोप बबल को देख रहे हैं, अपना लुक एंगल चेंज कर दे, जहां से देख रहे थे थोड़ा सा दाएं बाएं हिल जाए आप, है ना, या कोई ऑयल फिल्म है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ा पीछे बढ़ जाए, तो आपने गौर किया होगा कि वही हिस्सा जो मुझको अभी रेड दिख रहा था उसका कलर बदल गया, रेड की जगह ब्लू। तो क्या हुआ, कलर कैसे चेंज हो गया आपकी, वो तो वही ऑयल फिल्म है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट वैसी पड़ रही। जब हमने जगह बदली तो जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रे है ना, ये वो रे नहीं होगी जो पहले थी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग एंगल अगर आप चेंज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप चेंज करेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चेंज हो गया होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं। तो आप अगर आपने जगह बदली तो उसी पॉइंट पे जो नॉर्मल से आपका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बदल गया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल गया, रिफ्रैक्शन आर बदल गया, फिर से इंटरफेरेंस की कंडीशन चेंज हो गई। अभी जो जब आगे थे थोड़ा, वही जगह आपको रेड नजर आ रही थी, थोड़ा सा आपने सर अपना दाएं या बाएं या पीछे और आगे किया तो वही जगह आपको रेड नजर नहीं आएगी, आपको हो सकता है ब्लू नजर आए या येलो नजर आए या ग्रीन नजर आए, ठीक है। तो ये होता है इंटरफेरेंस जो की वजह से, और डिफरेंट कलर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट, वो
कलर जो है डिफरेंट, बड़ा ब्यूटीफुल कलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द थिन। सो ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि सोप बबल में हमें कलर फीचर क्यों नजर आता है या ऑयल फिल्म नजर क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हमारी बारी है डिस्कस करने की कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, इसका एक्सक्यूज मी, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वेज शेप्ड फिल्म। ये आर्टिकल इसी साल आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके पहले सिलेबस में नहीं था। ठीक है, लेकिन इसकी बड़ी आगे आवश्यकता होती थी, सिलेबस में नहीं था तो फिर पढ़ाने मजा नहीं आता था आगे। फिलहाल अब आप इसको पढ़िए। वेज शेप्ड फिल्म कैसे बनाएंगे भाई? आप सोचिए, आपने देखा होगा बायोलॉजी के लैब में स्लाइड्स मिलती है, स्लाइड्स होते हैं बस ग्लास के ना, लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और चौड़ाई उतनी नहीं होती है। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर जैसे इसकी चौड़ाई होगी और लेंथ करीब 5 सेंटीमीटर, ऐसा एक आप ग्लास प्लेट के बारे में कल्पना करिए, इसकी थिकनेस ज्यादा ना हो, थिकनेस बहुत कम हो, 2 mm to 3 mm ऐसा इसकी थिकनेस हो। ऐसी आप 2 ग्लास प्लेट ले लीजिए। ठीक है, और उन 2 ग्लास प्लेट के एक तरफ एक पेपर, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ, ये एक पीस ऑफ पेपर है। तो पेपर की मोटाई कितनी होती है आप जानते हैं। तो एक पीस ऑफ पेपर फंसा दिया गया और दूसरी तरफ उसको कस दिया गया, टाइट कस दिया गया। ये एक हिंज दिखाया गया, देखिए एक हिंज की मदद से इधर कस दिया गया। अगर आप कस देंगे तो क्या होगा, इधर तो कस गया और इधर पेपर लगा हुआ है, तो इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में एक एयर फिल्म आ जाएगी, एक एयर की फिल्म आ जाएगी, ट्रैप हो जाएगी एयर फिल्म। ठीक, और इस एयर फिल्म का शेप कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे इसका शेप, इसको बोलेंगे वेज शेप्ड फिल्म। हिंदी में मुझे इसके लिए कोई सही शब्द नहीं याद आ रहा है कि क्या कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं कि लकड़ी का एक पीस ऐसा बना लेते हैं जो कि ढाल जैसा होता है ना, नीचे का फ्लैट और ऊपर का हल्का सा स्लांट होता है, बिल्कुल वैसा ही शेप। लेकिन इस बार जो सिरा खुला हुआ है, जिसको आपने कसा नहीं है, उसकी मोटाई ज्यादा नहीं है, इसके अंदर जो एयर फिल्म है वो बहुत ही थिन है। और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, थिन फिल्म। लेकिन इस बार क्या हो गया, थिन फिल्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म थिकनेस, अब डिस्कस कर रहे हैं थिन फिल्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, नीचे एक और फिगर बनी हुई है, क्या है, ये उसी ग्लास प्लेट और एयर फिल्म का क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ऊपर वाला तो आप शायद फिगर ना बना पाए, नीचे वाला बड़े आराम से बना सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपके सामने ग्लास प्लेट 2 रखे हुए हैं और आप साइड से एक तरफ से आप देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे हैं आप, है ना, आप साइड व्यू देख रहे हैं। तो आपको क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा, ये ऊपर की ग्लास प्लेट जिसका बॉटम हमने लिखा है AB, एक ये नीचे की ग्लास प्लेट जिसका हमने बॉटम लिखा है CD, सॉरी बॉटम नहीं, टॉप CD। और CD और AB के बीच में क्या है, इसको येलो कलर से दिखाया गया, उसे कोई एयर येलो तो नहीं होती है, लेकिन चलिए आप समझ सकें इसलिए प्रयास किया जाता है कि आप अलग अलग चीजों को डिस्टिंग्विश कर सके। कंप्यूटर पे मेरे पास सुविधा है कि मैं कलर फिगर बना सकता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे तो ये सारे फिगर मैं आपको जो दिखाता हूँ ये स्वयं अपने प्रयास से बनाए हैं हमने। ठीक है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप अपनी कॉपियों में इससे भी ज्यादा अच्छी और ज्यादा साइंटिफिकली ट्रू करेक्ट फिगर आप बनाएंगे। ठीक है, तो अपर ग्लास प्लेट और लोअर ग्लास प्लेट के बीच में क्या है, ये एयर फिल्म है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है। इसको आप ए भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, बाद में हम इसको कोई एक ही पॉइंट कहेंगे। और ये किस पे रखा हुआ है, एक बेस के ऊपर, एक आप देख रहे हैं कि एक कंक्रीट का या एक स्टोन बेस है, ग्रेनाइट जैसा लग रहा देखने में, उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ इस पे डिस्कशन होगा कि ये जो वेज शेप्ड एयर फिल्म पे डिस्कशन होगा। ध्यान रखिएगा, ग्लास प्लेट की बात नहीं हो रही है, एयर फिल्म पे डिस्कशन सारा होगा, जिसका शेप वेज शेप्ड। अगर इस वेज शेप्ड फिल्म को देखने का प्रयास किया जाए, कैसे, अब आप देखेंगे कैसे। तो आपने क्या किया कि एक लाइट सोर्स लिया, देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, उसके आगे आपने एक लेंस लगाया। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट भी आपको करना है, B1 बैच वालों ने कर भी लिया है, उनको मैंने करा दिया लास्ट 2 डेज में, ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट भी है।
ये लेंस क्या करेगा, आती हुई लाइट को पैरेलल कर देगा, उसके सामने एक ग्लास प्लेट लगाया है और ये ग्लास प्लेट किसका काम करेगा, ये बीम स्प्लिटर का काम करेगा। और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, कोई मिरर नहीं। तो जो इसमें लाइट इंसिडेंट होगी उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। देख रहे हैं आप ये 3 एरोस लाइट ब्लू कलर के, रेड कलर के तो इंसिडेंट रेज दिखा रहे हैं, और ये जो 3 ब्लू कलर के एरोस बना दिए दिखा रहे हैं ट्रांसमिट हो गया, बीम स्प्लिटर को पार करके चला गया। लेकिन एक हिस्सा ऐसा होगा जो नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल पे झुका हुआ बीम स्प्लिटर है, इसलिए लाइट बीम जो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी जब रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री, यानी नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड इसको ग्रीन कलर के एरो से दिखाया गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और नीचे हमने क्या रखा हुआ है, वही अरेंजमेंट, 2 ग्लास प्लेट, उसके बीच में एयर फिल्म, ट्रैप्ड एयर फिल्म है ना, और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है। ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये एयर फिल्म के अपर सरफेस, एयर फिल्म के 2 सरफेस होंगे ना, अपर सरफेस किसको कह रहे हैं, AB, और लोअर सरफेस किसको कहेंगे, CD। अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर जाएंगे। जो ऊपर की ओर जा रहे हैं उनको देखिए डार्क ब्लू और ब्लैक कलर से दिखाया गया है, एरो से दिखाया गया है, पर दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है। अंतर क्यों है, क्योंकि उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कोई आज तक टाइम नहीं है। ये जो बीम्स ऊपर की ओर जा रही हैं, अगर इन्हें किसी माइक्रोस्कोप की मदद से, जैसे कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से इन बीम को इकट्ठा करके अगर देखा जाए तो आपको फ्रिंज पैटर्न नजर आता है। फ्रिंज पैटर्न का मतलब कैसा, डार्क और ब्राइट बैंड। देखिए नीचे बनाकर दिखाया गया है कि ऊपर से देखेंगे तो इस एयर फिल्म के अंदर क्या नजर आएगा, उसको नीचे दिखा दिया गया है। अब एयर फिल्म के अंदर तो जगह इतनी है नहीं कि दिखे, तो डार्क देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट आपको बैंड नजर आएंगे ऑफ इक्वल थिकनेस। और इन फ्रिंजेस को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कहाँ कहाँ बनती पूछा जाता है, किस किस केस में बनती है पूछा जाता है, और फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस क्या होती है पूछा जाता है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस क्यों बनती है पूछा जाता है। और साथ ही ये लोकलाइज्ड होंगी, ये एयर फिल्म में ही बनेगी, किसी ऊपर अपर ग्लास प्लेट में या लोअर ग्लास प्लेट में या कहीं भी और नहीं, सिर्फ एयर फिल्म ट्रैप्ड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि आपको टाइम, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। आपको देखिए ऐसी नजर आएगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ब्राइट और डार्क आपको बैंड्स ऑफ द इक्वल थिकनेस, दिस वाज द फ्रिंज पैटर्न। आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल इस प्रेजेंटेशन और से जुड़ा हुआ एनालिसिस डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग। कल का लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में इसके लिए बहुत आवश्यकता है।